नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको महासागरीय जल के तापमान के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं तापमान का मुख्य स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है, तो इसी तरह से सागरीय जल के तापमान का भी महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य से लघु तरंग के रूप में महासागरों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि सूर्य से जो तरंगें हमें प्राप्त होती है या ऊष्मा जो प्राप्त होती है वो लघु तरंग के रूप में प्राप्त होती है। महासागरों की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा पर सूर्य की किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, वायुमंडल का स्वभाव आदि का प्रभाव होता है। स्थलीय भाग के समान सागरीय भाग में भी ऊष्मा संतुलन की स्थिति पाई जाती है। अब ऊष्मा संतुलन क्या होता है कि जितनी ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है उतनी वापस से वायुमंडल में लौट जाए या वापस से किसी कार्य के द्वारा वो समाप्त हो जाए। दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर का मतलब होता है 24 घंटे के अंदर उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान का अंतर दैनिक तापांतर कहलाता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है। उसका कारण होता है कि सागरीय भाग या पानी की ये प्रकृति होती है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। सामान्य रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापमान 2 बजे सायंकाल तथा न्यूनतम तापमान 5 बजे प्रातः अंकित किया जाता है। दैनिक तापांतर पर आकाश की दशा, वायु की स्थिरता तथा सागरीय प्रवाह की प्रकृति का प्रभाव होता है। मेघ रहित आकाश की स्थिति में सागरीय जल का गर्म होना तथा शीतल होना तीव्र गति से संपादित होता है, जिस कारण दैनिक तापांतर अधिक होता है। यानी कि यदि आकाश मेघ रहित है तो जो पार्थिव विकिरण होता है वो तीव्र गति से होता है। उसको रोकने के लिए कोई बैरियर हमारे सामने नहीं होता है। यदि आकाश मेघ युक्त है तो ये जो विकिरण होगा वो धीमी गति से होगा, जिस कारण तापांतर कम होगा। तीव्र वायु संचार तथा मेघाच्छन्न आकाश के कारण दैनिक तापांतर कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं वार्षिक तापांतर की। तो जिस तरह से दैनिक तापांतर में प्रतिदिन के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर देखा जाता है, उसी तरह से वार्षिक तापांतर में पूरे वर्ष का न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर देखा जाता है, वही कहलाता है वार्षिक तापांतर। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम फरवरी के महीने में अंकित किया जाता है। सामान्यतः औसत वार्षिक तापांतर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, परंतु प्रादेशिक स्तर पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। वार्षिक तापांतर की भिन्नता को सूर्य ताप से प्राप्त होने वाली मात्रा, सागर का स्वभाव, प्रचलित पवन, सागर की स्थिति इत्यादि प्रभावित करते हैं। जो भाग स्थल से घिरे सागरीय भाग होते हैं वहाँ पर वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, क्योंकि स्थल के संपर्क के कारण वो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और वार्षिक तापांतर का अंतर उनमें अधिक पाया जाएगा। सागर का आकार जितना बड़ा होता है वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। अब ये जो स्लाइड है इसमें ओशन टेम्परेचर के बारे में दर्शाया गया है। अब है महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो महासागरीय जल के तापमान के वितरण को 5 कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है अक्षांश, नंबर 2 जल एवं स्थल के वितरण में असमानता, नंबर 3 प्रचलित पवन, नंबर 4 महासागरीय धारा और नंबर 5 है अन्य कारक। अब नंबर 1 लेंगे अक्षांश। तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण अर्थात ध्रुवों की ओर जाने पर सतही जल का तापक्रम घटता जाता है, जिसका कारण क्या है? सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती है, जिससे तापमान की मात्रा भी ध्रुवों पर घटती जाती है। एक अनुमान के अनुसार भूमध्य रेखा पर जितना तापमान प्राप्त होता है उसका 40% ही ध्रुवों को प्राप्त होता है, जिस कारण सतही जल का तापमान घटता है। दूसरा कारक है जल एवं स्थल के वितरण में असमानता। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण तापमान के वितरण में असमानता पाई जाती है, क्योंकि गर्म स्थल के संपर्क के कारण महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है।
तीसरा कारक है प्रचलित पवन। जैसी पवनें चलेंगी उसी के अकॉर्डिंग महासागर का तापमान होगा। जब स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती हैं तो अपने साथ तट से सागर के गर्म जल को सागर की ओर बहा कर ले जाती है। उसकी स्थान पूर्ति के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आता है, जिस कारण वहाँ तापमान कम होता है। इसके विपरीत जहाँ पर हवाएं तट की ओर चलती है वहाँ पर तट के पास गर्म जल राशि एकत्रित हो जाती है, जिस कारण तापमान बढ़ जाता है। अब देखेंगे कि व्यापारिक हवाओं की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में कम तापमान पाया जाता है तथा पश्चिमी भाग में अधिक तापमान पाया जाता है। इसी तरह से पछुआ हवाओं की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में अधिक तापमान अंकित किया जाता है। चौथा कारक है महासागरीय धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। यहाँ हम देखेंगे कि जितनी भी जो धाराएं गर्म होंगी वो उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देंगी और ठंडी धाराएं उस क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है। तो देखेंगे इसको एग्जाम्पल में, गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट पर तथा क्यूरोसीवो धारा एशिया के उत्तरी पूर्वी तट पर तापमान बढ़ा देती है। गर्म धाराएं जहां पहुंचती हैं वहां के तापमान को बढ़ा देती है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के पास सागरीय तापमान को बढ़ा देती है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म धारा है। क्यूरोसीवो धारा एशिया के पूर्वी भाग से गर्म जल को अलास्का तक बहाकर ले जाती है तथा तापमान वहां का ऊंचा कर देती है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी धारा के कारण तापमान हिमांक के पास पहुंच जाता है, जबकि उन्हीं अक्षांशों पर उत्तरी पूर्वी यूरोप के तट के पास सागर का तापक्रम गल्फ स्ट्रीम के कारण ऊंचा रहता है। क्यूराइल की ठंडी धारा साइबेरिया के पूर्वी तट के पास तापमान नीचा कर देती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि महासागरीय धारा गर्म है तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का जो तापमान है वो बढ़ा देती है, और ठंडी धाराएं उस जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र का तापमान कम कर देती है। अन्य कारक है अंतः सागरीय कटक के कारण उसके दोनों ओर के तापमान में भिन्नता पाई जाती है। स्थानीय मौसमी दशाएं जैसे तूफान, चक्रवात, हरिकेन आदि सागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित तापक्रम उच्च अक्षांशों में स्थित सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। भूमध्य रेखीय भागों में अत्यधिक वर्षा के कारण सागरीय जल का तापमान उच्चतम नहीं होता। उच्चतम तापमान अयन रेखाओं के समीपी भागों में अंकित किया जाता है। अयन रेखाओं की स्थिति हम मानते हैं 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास, क्योंकि यहाँ पर आकाश खुला रहता है और वर्षा नगण्य होती है। तो ये 5 कारक है जो सागरों के तापमान को प्रभावित करते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण। भूमध्य रेखा पर महासागरों की ऊपरी सतह का तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। भूमध्य रेखा के बाद उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर तापमान में गिरावट होती है। तापक्रमों में गिरावट प्रत्येक अक्षांश आगे बढ़ने पर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से होती है। 20 डिग्री अक्षांश के पास 73 डिग्री फ़ारेनहाइट और अगर 22 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री अक्षांश के पास 57 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री अक्षांश के पास 34 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं ध्रुवों के पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान अंकित किया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म जल धाराओं के कारण भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर तापमान में गिरावट न्यून होती है। क्रूमेल के अनुसार महासागरों की सतह का अधिकतम तापमान 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी ध्रुव के बीच एवं 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। प्रशांत महासागर की सतह का तापक्रम सभी महासागरों से अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक पाया जाता है, जिसका कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता होती है। उच्चतम तापक्रम भी भूमध्य रेखा पर न होकर उससे थोड़ा उत्तर में पाया जाता है। सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापक्रम 63 डिग्री फ़ारेनहाइट निश्चित किया गया है। उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 67 डिग्री फ़ारेनहाइट, दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 61 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हिंद महासागर की सतह का अधिकतम तापमान
अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया गया है। हिंद महासागर के सीमांत एवं बंद सागर में अधिकतम तापमान रहता है। महासागरों की सतह के तापक्रम के वितरण को मानचित्र पर समताप रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समताप रेखाएं समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होती है। अब है महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण। तो महासागरों का सर्वाधिक तापमान सतह पर ही पाया जाता है। सूर्य की किरणें सागर के अंदर 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर पाती हैं। उसके बाद में इनका जो प्रवेश की स्थिति है वो बहुत ही कम हो जाती है। 2000 मीटर की गहराई तक तापमान में गिरावट तीव्र गति से होती है। यहाँ इस स्लाइड पे आप देखेंगे कि तापमान का लंबवत वितरण दिखाया गया है, जिसमें गहराई के अनुसार तापमान का वितरण दिखाया गया है कि गहराई को लिया गया है 100 फैदम, 200 फैदम, 500 फैदम, 1000 फैदम, 1500 फैदम और 2200 फैदम पर तापमान की स्थिति को दिखाया गया और 1 फैदम के बराबर यहाँ 6 फीट होते हैं। 5 फैदम की गहराई पर दैनिक तापांतर तथा 100 फैदम की गहराई पर वार्षिक तापांतर नहीं होते हैं। महासागरीय सतह का तापक्रम भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कम होता है, परंतु सागर नितल का तापक्रम भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक समान रहता है। भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ तापमान में गिरावट तीव्र गति से होती है, जबकि ध्रुवों की ओर घटने की दर कम होती है। जिन क्षेत्रों से सतह का जल बहा लिया जाता है और नीचे जल ऊपर आता है, वहां पर सतह का तापक्रम कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ ताप का पतन मंद होता है। जहां पर सतह गर्म जल का संग्रह होता है, वहां पर तापमान ऊंचा हो जाने से गहराई के साथ ताप का पतन तीव्र गति से संपादित होता है। भूमध्य रेखीय भाग पर वर्षा के जल के कारण लवणता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप सतह से नीचे उच्च तापक्रम तथा उच्च लवणता पाई जाती है, परंतु उसके बाद पुनः तापक्रम का पतन प्रारंभ हो जाता है। कहीं कहीं पर सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक गहराई तक भी उच्च तापमान पाया जाता है। उदाहरण है सरगोसा सागर, लाल सागर, सुल्लू सागर तथा रूम सागर। उच्च अक्षांशों के बंद सागरों में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति की अवस्थाएं पाई जाती है। कुछ सागरीय क्षेत्रों में अधिक गहराई पर भी तापमान अधिक होता है, जैसे सरगोसा सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर आदि। सरगोसा सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर में गहराई पर भी अधिक तापमान का मुख्य कारण उनके जल का बाहरी सागरीय जल के साथ मिश्रण नहीं हो पाना है। लंबवत रूप से तापमान की दृष्टि से महासागरीय जल की 3 परतों का निर्धारण किया गया है। नंबर 1 है ऊपरी परत, नंबर 2 थर्मोक्लाइन परत, नंबर 3 निचली परत। ऊपरी परत महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी सागरीय जल सतह से गहराई 500 मीटर तक होती है। निचली परत का विस्तार 1000 मीटर से महासागरीय तली तक होता है। महासागरीय जल की ऊपरी एवं निचली परतों का अलगाव एक संक्रमण परत से होता है, जिसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। इस परत को थर्मोक्लाइन परत कहते हैं। थर्मोक्लाइन परत का विस्तार 300 से 1000 मीटर की गहराई पर होता है। इसी के साथ ये हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।